हेलो ऑल, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे वन कंसेप्ट डे सीरीज में इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल। आप सब लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। टोटल हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था तो हम लोगों को 8 शेड्यूल देखने को मिलते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 नए शेड्यूल जो हैं वो ऐड हुए। लेकिन जो शेड्यूल जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल, ये स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद था। तो हमारा जो वन कंसेप्ट डे सीरीज है, आई होप अब तक आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। इस सीरीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके साथ हम लोग कंसेप्ट को एसोसिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी मेंस का क्वेश्चन पिक किया जाता है, कभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पिक किया जाता है, कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जिस तरीके से हम लोगों को लास्ट ईयर यानी कि 2020 में प्रीलिम्स एंड मेंस के पेपर्स देखने को मिले पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो उसके बाद हम लोगों को एक आइडिया लग गया है कि अब पीसीएस में भी आप लोगों को थोड़ा और गहराई में जाके, इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। अब सुपरफिशियल नॉलेज से, अब जनरल नॉलेज से, बेसिक नॉलेज से कुछ नहीं होगा। कोई भी एक कंसेप्ट उसकी गहराई में जाके आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप उसको क्या अप्लाई कर पा रहे हो रियल टाइम सिचुएशन में, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज सिक्स्थ शेड्यूल जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन के सराउंडेड बुना गया है, क्लियर, वो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में पता है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार ही जिनको पता लग रहा है कि अच्छा, सिक्स्थ शेड्यूल नाम की चीज भी हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। तो तीनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई नई चीज जो है वो आप जरूर आज के लेक्चर में सीख के जाओगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में रीड करता हूं। सबसे पहला जो हमारा काम है यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, उसके ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है शेड्यूल्स की। अब ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, लॉज की बात की जाए, जो एक्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं, वहां पे भी एक्ट के साथ हम लोगों को शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। शेड्यूल्स का काम क्या होता है? शेड्यूल्स किसी भी एक स्पेसिफिक एक्ट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने अंदर, उनके अंदर या शेड्यूल्स के अंदर कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद रहती है। जैसे अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करूं तो जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स यूज किया जाता है, राज्यों के बारे में मेंशन किया जाता है, तो कौन कौन सी स्टेट हमारे हिंदुस्तान के अंदर है वो आप लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगा। लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूंगा, कौन कौन से स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ पे ऐसी भाषाएं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, वो हम लोगों को शेड्यूल 8 के अंदर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो हम लोगों को शेड्यूल 6 के अंदर देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल जो है एक तरह से अपेंडिक्स की तरह अटैच्ड है, जहां पे कभी किसी एक आर्टिकल को ज्यादा डिटेल में अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप लोगों को शेड्यूल्स को साइमल्टेनियसली रीड करना पड़ता है। तो शेड्यूल्स जो है वो हर जगह हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कंटेक्स्ट में शेड्यूल्स को आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं, जिनमें हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो आपका ट्राइबल एरियाज के साथ संबंधित है। तो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सिक्स्थ शेड्यूल में जो ट्राइब्स हैं हमारी, उनके लिए शायद स्पेशल प्रोटेक्शंस दी गई होंगी। लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और शेड्यूल देखने को मिलता है, दैट इज योर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल भी ट्राइब्स, जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है उन्हीं की ही प्रोटेक्शन की बात करता है। लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल है वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा जिन एरियाज को डिक्लेयर किया गया है, जहां पे ट्राइब्स रहती है, किन स्पेसिफिक एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, वो आपके फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आएंगे। और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल एरियाज आ रहे हैं उनको हम लोग सिक्स्थ शेड्यूल में डायरेक्टली ट्राइबल एरियाज या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट शब्द जो है, वर्ड जो है, उसको यूज करते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल में जो ट्राइब्स आएंगी उनके पास ज्यादा अधिकार होंगे, उनके राइट्स जो हैं वो थोड़े ब्रॉड होंगे, वो अपने कल्चर को ज्यादा बेटर तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे एज कंपेयर टू द ट्राइब्स जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल एरिया के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊंगा, वैसे मैं बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप लोगों को और समझाने की कोशिश करूं तो फिफ्थ शेड्यूल में वो ट्राइब्स हैं बेसिकली जो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन स्ट्रीम है, यानी कि जो हम नॉर्मल जो
सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है उसके साथ उनका जो रिलेशन है वो ज़्यादा बेटर है, यानी कि एक दूसरे के साथ उनका रेगुलर जो है वो मिलना जुलना है, कल्चरल एक्सचेंज काइंड ऑफ मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन जो 6th शेड्यूल के अंदर आपके ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ ब्रिटिश की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज के कारण ये ट्राइब्स मेन स्ट्रीम के साथ कभी भी मिलाप नहीं कर पाई, एटलीस्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था उस स्पेसिफिक टाइम पे। तो यही कारण था इन ट्राइब्स को या कुछ ट्राइब्स को ज्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, जिनको हम लोगों ने 6th शेड्यूल के अंदर डाला। तो पहली चीज ध्यान रखिए, जो 6th शेड्यूल है वो सिर्फ 4 स्टेट्स के जो ट्राइब्स हैं वहीं पे ही एक्सटेंड होगा। और जो 4 राज्य हैं वो कौन से हैं, जो सबसे पहले आप लोगों को जिस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। अगर आप शॉर्ट याद रखना चाहोगे तो इसको ATM, जहां पे M स्क्वेयर है यानी कि 2M है, तो आप लोग यहां से याद रख सकते हो असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स वो हैं जहां के एरियाज या जहां पे जो है वो ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल के अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जो 5th शेड्यूल है, इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे आप लोगों को 5th शेड्यूल्स के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज देखने को मिलेंगे। तो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में डिफरेंस क्या है? ट्राइबल एरियाज जहां पे ट्राइब्स हमारी मौजूद हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर शेड्यूल 6, और जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पे ट्राइब्स को प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में अधिकार थोड़े कम है, शेड्यूल 6 जो है वहां पे हमें ज्यादा राइट्स, ज्यादा बेटर अधिकार जो हैं वो ट्राइब्स के पास देखने को मिलते हैं, ताकि वो अपने कल्चर को ज्यादा प्रिजर्व कर सके। यही कारण है बहुत सारे जो एरियाज हैं ट्राइबल एरियाज ये डिमांड करते हैं कि हम लोगों को 5th से 6th शेड्यूल में जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो वही हम 6th शेड्यूल के बारे में आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर है क्या क्या। तो पहली चीज तो आप लोगों को समझ आ गया कि जो ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिंदुस्तान का मैप याद होगा तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मैं इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे असम है, यहाँ पे आपका मेघालय है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है और यहाँ पे आपका मिजोरम है। तो जो नीचे वाले एरियाज हैं हमारे, क्लियर, ये चारों की चारों स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमारा 6th शेड्यूल जब एक्सटेंड होता है तो थोड़ा सा याद रखने के लिए आप लोगों के लिए ये आसान रहेगा। तो अब देखते हैं कि अलग अलग प्रोविजंस हैं क्या इस स्पेसिफिक शेड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मान लो असम है, तो असम में ट्राइब्स भी रह रही हैं, नॉन ट्राइब्स भी रह रही हैं, तो क्या पूरे का पूरा असम जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर आएगा? नो। जहां पे आपके ट्राइब्स मौजूद हैं सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया को जो है वो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा अंडर शेड्यूल 6। और सबसे बड़ा सवाल यहां पे आएगा कि जो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ध्यान रखिए, थोड़ी देर पहले जब मैं शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बता रहा था, तो शेड्यूल्ड एरिया जो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं अंडर शेड्यूल 6 वो किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे? वो गवर्नर के द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे। गवर्नर जो है वो काफी पावरफुल पोजीशन में हम लोगों को देखने को मिलता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैक्सिमम पावर्स जो है कि उस शेड्यूल एरिया में किस तरीके से, उस ट्राइबल एरिया में अंडर शेड्यूल 6 किस तरीके से काम होगा, ये मैक्सिमम पावर्स जो है वो किसके पास हैं? आपकी गवर्नर के पास है। तो सबसे पहले लेट अस सपोज मैं असम की बात करूंगा। अब मान लो ये पूरे का पूरा असम है, इस असम का ये वाला वो एरिया है जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस एरिया को गवर्नर के द्वारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस स्पेसिफिक एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर? अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल ट्राइब्स मौजूद हैं, क्लियर, मल्टीपल ट्राइब्स मौजूद हैं, तो गवर्नर जो है इसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को मल्टीपल रीजन्स में डिवाइड कर सकता है कि अच्छा इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक ऑटोनॉमस रीजन जो है वो इस ट्राइब का है, दूसरा ऑटोनॉमस रीजन इसका है, तीसरा ऑटोनॉमस रीजन जो है वो इस स्पेसिफिक ट्राइब का है। तो आसान भाषा में ट्राइब्स के बीच में ज्यादा कंफ्लिक्शन ना हो, यही कारण है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, अगर वहां पे एक ही ट्राइब है तो ऑटोनॉमस रीजन्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लो वहां पे मल्टीपल ट्राइब्स हैं तो एक ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो मल्टीपल रीजन्स बन सकते हैं, ताकि हर एक ट्राइब जो है उसको इंडिविजुअल प्रोटेक्शन
मिल सके और किसी भी तरह की कन्फ्लिक्शन मल्टीपल ट्राइब्स के अंदर हम लोगों को या एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मल्टीपल ट्राइब्स के बीच में कन्फ्लिक्शन हमें ना देखने को मिले। तो गवर्नर जो है वो किसी भी एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करेगा और ट्राइबल एरिया जब वो डिक्लेयर करेगा तो वहां पे पहला स्टेप रहेगा कि वहां पे वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा कि ये स्पेसिफिक एरिया जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। अगर पूरी स्टेट के अंदर जैसे मैं असम की बात करूंगा, मैं मेघालय की बात करूंगा, क्लियर, तो वहां पे हम लोगों को 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं, यानी कि पूरा असम जो है वहां पे 3 अलग अलग एरियाज को 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरे का पूरा जो आपका मेघालय है वहां पे गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 अलग अलग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूंगा वहां पे एक ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह से अगर मैं मिजोरम की बात करूंगा वहां पे भी हम लोगों को 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि वहां का गवर्नर कईयों में 3 बनाएगा, कईयों में, जैसे अभी तक का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि स्पेसिफिक टाइम पे हमें कैसे देखने को मिलती है, तो कई जगह 3 होगी, कई जगह 1 हो सकती है, कई जगह 5 हो सकती है कल को फ्यूचर में, लेकिन अभी तक मैक्सिमम जगहों पे 3 स्टेट्स में 3-3 है। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करूंगा वहां पे मेरे को एक ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या समझे आप कि पूरे की पूरी स्टेट में जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस एरिया को जो है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे गवर्नर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब वहां पे ये जो 6th शेड्यूल है ये आपका इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये जो बाकी एरियाज बचे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल या जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनकी मेजोरिटी यहाँ पे वो रह रहे हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि लेट अस सपोज ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है, अब ये चांसेस तो बहुत कम है कि 100% ही ट्राइब्स हो। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 80% ट्राइब्स हो और 20% जो है वो नॉन ट्राइब्स हो, फिर भी इस डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वहां पे 6th शेड्यूल यानी कि ट्राइब्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस है, ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है स्पेसिफिक शेड्यूल का कि जो 20% नॉन ट्राइब्स होंगी उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जो राइट टू इक्वालिटी है वो स्पेसिफिक सिचुएशन में वायलेट होता है क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको ज्यादा तवज्जो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट एट द सेम टाइम ट्राइब्स जो ट्रेडिशनली बैकवर्ड हैं वो उतने ज्यादा आगे डेवलप नहीं हो पाए, उनको उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है जितना नॉन ट्राइब्स को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस शेड्यूल को जस्टिफाई भी माना जाता है। तो दोनों पहलू जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन हम लोगों को जब मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग किसी भी एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ता है कि कोई भी एक पॉइंट जो है उसका कोई दूसरा या उसका कोई नेगेटिव पहलू तो नहीं है या कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से किसी भी एक टॉपिक को सोचोगे, विजुलाइज करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा आसान रह जाएगी। क्लियर? तो आसान भाषा में एक पूरे की पूरी जो स्टेट है वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं और अगर गवर्नर को लगेगा तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो रीजन्स भी बना देगा। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके पास ज्यादा पावर होती है, वो पावर कैसे ये एक्सरसाइज करते हैं। अब लेट अस सपोज यहां पे एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बन गई एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मेशन की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स होंगे और इन 30 मेंबर्स में से 26 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे और जो 4 लोग बच जाएंगे, जो 4 लोग रह जाएंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेट कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नर करेगा। अब ये जो 30 लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा बने, अब ये पूरे का पूरा जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट आपका होगा जहां पे अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हुआ और 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया, टोटल 30 लोग बैठे, ये मैक्सिमम डिसीजंस लेंगे इस स्पेसिफिक एरिया के लिए। और इनके जो डिसीजन है, फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, लैंड की बात की जाए, मैरिजेस की बात की जाए, क्लियर, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो इसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होते हैं। टैक्स लगाने की बात की जाए, चाहे वो ट्रेड के ऊपर टैक्स है, दुकान खोलने के लिए टैक्स है, एंट्री के लिए टैक्स है, प्रोफेशंस के ऊपर टैक्स है, ये सारे का सारा टैक्स लगाने की पावर भी किसके पास है? इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो इस तरीके से जो शायद बाकी लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार जो है वो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जहां पे इन्हीं लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, हम लोगों को देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इतनी पावरफुल है, इसके पास टैक्सेस लगाने की पावर है, इसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बना सकती है। क्लियर? ट्राइबल कोर्ट्स की भी फॉर्मेशन कर सकती है। जो इश्यूज इसके पास है, उन इश्यूज में अगर कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, ट्राइबल लोगों के बीच में, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा कोर्ट्स की भी फॉर्मेशन की जाती है।
तो आप लोग यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे कितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जहां पे हमने ट्राइबल एरियाज के पास मैक्सिमम पावर जो है या काफी हद तक काफी पावर जो है वो डेलीगेट कर दी है, क्योंकि वो थोड़े से उनका जो कल्चरली अगर मैं देखूंगा, सोशली देखूंगा, वो थोड़े से बैकवर्ड थे। यही कारण था, हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनको एक्सटर्नली जो है वो डोमिनेट किया जाए, जैसा उनका कल्चर उनको वैसे ही रहने दीजिए, और उसके साथ साथ कोशिश करिए कि वो मेन स्ट्रीम के साथ भी एसोसिएट हो सके। तो ये सारे के सारी प्रक्रिया जो है वो हम लोगों को शेड्यूल 6 के अंदर देखने को मिलती है। तो शेड्यूल 6 में क्या समझे, गवर्नर का पावर है, डिक्लेयर करेगा क्या, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा अगर उसको जरूरत लगेगी, तो रीजन्स भी बना लेगा, और उसके साथ साथ वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मेशन होगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो कोर्ट्स बना सकती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काइंड ऑफ आपकी लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। यहाँ पे एक और एक डिस्कशन का वो है, पॉइंट है कि अब मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिसीजन ले रही है, बट एट द सेम टाइम इन्हीं स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर भी तो मौजूद है, जैसे असम की अपनी सरकार है, अपना सीएम है, अपना लेजिस्लेचर है, त्रिपुरा का अपना है। तो जब यहाँ पे भी लेजिस्लेचर है तो बहुत बार हमें देखने को मिला है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो लेजिस्लेचर है उसके बीच में भी कन्फ्लिक्शंस होती है। उसके साथ साथ क्योंकि गवर्नर ज्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा डिसीजंस दिए जाएंगे वो गवर्नर के पास साइन करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे गवर्नर जो वो ज्यादा पावरफुल पोजीशन में हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और गवर्नर, देयर आर चांसेस कि शायद गवर्नर अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, देयर आर चांसेस गवर्नर अपनी पावर को प्रॉपरली यूज कर सकता है। तो अगेन ये दोनों, ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये हम लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप ये कह सकते हो कि जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे सर्वाइव करना, क्योंकि ट्राइब्स के पास ज्यादा अधिकार है। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जो अधिकार है उनके कारण चांसेस रहते हैं कि लेजिस्लेचर के साथ उनकी कन्फ्लिक्शन होती है, पावरफुल गवर्नर है, चांसेस है कि शायद गवर्नर अपनी पावर का मिसयूज ना कर दे। तो ये सारे इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं जब आपसे मेंस में स्पेशली क्रिटिकली एग्जामिन या डिस्कशन वाले डायरेक्टिव्स पूछे जाते हैं, डायरेक्शन पूछी जाती हैं, वहां पे आप लोगों के लिए काफी काम आते हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर में दो चीजें आ जाएंगी हमारी, एक पार्लियामेंट आ जाएगी और एक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, है ना। पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो विधानसभा आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब चलिए पंजाब में तो 6 शेड्यूल एक्सटेंड नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लो जहां पे आपके शेड्यूल एरिया या 6 शेड्यूल जो वो एप्लीकेबल है जिन जिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो क्या पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया गया, क्या वो लॉ जो है वो इजिली एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ढंग से सुनिएगा। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ पास किया गया, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उस लॉ को शेड्यूल एरिया या जो हमारे ट्राइबल एरियाज अंडर शेड्यूल 6 उनमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट के लॉज की। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किए जाएंगे वहां पे गवर्नर डिसाइड करेगा कि उन लॉज को अप्लाई करना है, नहीं करना है, या मॉडिफाई करके अप्लाई करना है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि असम जो है वहां पे चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है चाहे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ लॉ है, दोनों सिचुएशंस में गवर्नर विल डिसाइड कि ये लॉ जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा या एज इट इज इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 स्टेट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, दैट इज त्रिपुरा है, मिजोरम है, क्लियर है। ये जो तीनों स्टेट्स हमारी है, मेघालय है, इन तीनों स्टेट्स में पार्लियामेंट के लॉ को प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कैसे अप्लाई करना है या नहीं करना है, और स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर करेगा। लेकिन जो चौथी स्टेट है यानी कि असम, वहां पे चाहे पार्लियामेंट का लॉ है या स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है, ये सारी पावर जो है वो किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो यहाँ पे हम एक और लाइन कह सकते हैं कि जो असम का गवर्नर है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द गवर्नर्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो हम लोगों को 6th शेड्यूल के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो आइडिया लग रहा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों की हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन रीड करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, the 6th schedule has conferred the district councils the power to constitute village council courts for the trial of the cases between persons belonging to scheduled tribes. Second है, the 6th schedule has recognized the power of the district councils to impose certain specified taxes. 4 ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, neither 1 nor 2 यानी कि दोनों ही गलत है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो विलेज काउंसिल कोर्ट्स की फॉर्मेशन करती है ताकि ट्राइब्स के बीच की जो डिस्प्यूट उनको सॉल्व किया जा सके।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और दूसरा मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके पास अधिकार है कि वो कुछ टैक्सेस इंपोज कर सकती है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही। तो ये था हमारा आज का वन कंसेप्ट डे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।